बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टडी करना है, फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर हम किसको स्टडी करेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स को। अब फ्लूइड डायनेमिक्स बेसिकली क्या है, फ्लूइड्स मटेरियल्स विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, उनकी डायनेमिक्स। डायनेमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। इसका मतलब है फ्लूइड की फ्लूइड की मोशन को जो है हमने स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। इसमें मज़ीद आगे जाने से पहले चंद कुछ स्टेटमेंट्स हैं, चंद कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको हमने अंडरस्टैंड करना है। उनको अंडरस्टैंड करेंगे फिर हम इस चैप्टर के अंदर जो छोटे से 2-3 फिनोमिनाज हैं उसको हमने स्टडी करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि विस्कोसिटी क्या होती है। फ्लूइड जब फ्लो करता है तो उसकी इंटरनल लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है फ्लो के दौरान, दैट इज कॉल्ड देयर विस्कोसिटी। द इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। जैसे सपोज मैंने एक फ्लूइड लिया, ये फ्लूइड के अंदर एटम्स ने अपने आप को इस तरीके से क्या किया हुआ है, अरेंज किया लेयर्स की शक्ल में। जब मैं इसको फ्लो करवाऊंगा तो ये इनकी लेयर्स आपस में क्या करती हैं, फ्रिक्शनल इफेक्ट देती हैं। तो ये जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड देयर विस्कोसिटी। जिस फ्लूइड में ये फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा होता है हम बोलते हैं दैट इज़ मोर विस्कस, कि वो ज़्यादा विस्कस है, उसके अंदर ज़्यादा विस्कोसिटी है, उसके अंदर फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा है। अगर हम उसको अलाउ करें कि वो मूव करे, वो फ्लो करे, तो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूर तक मोशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी इंटरनल फ्रिक्शन जो है उसकी मोशन को रेजिस्ट करेगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि आपके पास हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर, कि अगर वाटर को फ्लो करवाएं और उसी क्वांटिटी के अंदर आप हनी को लें और उसको फ्लो करवा दें उसी फोर्स के साथ, तो आप देखेंगे कि जो पानी है वो दूर तक फैल जाएगा, लेकिन जो हनी होगा, शहद होगा, वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा। वो ज़्यादा दूर तक फ्लो क्यों नहीं कर पाया, उसकी वजह यह है कि उसकी इंटरनल लेयर्स के दरमियान जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है, फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए वो फ्लो आउट नहीं कर सका। दूसरी बात हमने जो इसके अंदर स्टडी करनी है, दूसरी डेफिनेशन है, यूँ समझिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्रैग फोर्स क्या है। ड्रैग फोर्स को समझने के लिए यूँ समझें कि जैसे गाड़ी आप ड्राइव करते हुए शीशा खोल के अगर आप अपना हाथ अब गाड़ी से बाहर निकालते हैं तो आप अपने हाथ पर एक फोर्स महसूस करते हैं जो उस गाड़ी की मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके हाथ को मूव करवाती है। तो ये बेसिकली क्या है, ये ड्रैग फोर्स है। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में से, एयर भी फ्लूइड है, फ्लूइड में अगर फ्लो करवाते हैं तो वो फ्लो के दौरान वो फ्लूइड उसको एक अपोजिंग फोर्स, एक रेजिस्टिव फोर्स, एक रिटार्डिंग फोर्स जो है ना वो लगाता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। देखिएगा जी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू फ्लूइड एक्सपीरियंसेस आर रिटार्डिंग फोर्स, दैट रिटार्डिंग फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। इसको नॉर्मली कैपिटल एफ के नीचे स्मॉल डी सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, ये जो ड्रैग फोर्स है ये डिपेंड करती है कि आप जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करवा रहे हैं उसका साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, ठीक है, और वो किस स्पीड के साथ मूव करके जा रहे थे। गाड़ी अगर स्टार्ट हुई हो, थोड़ा चलिए हो, आप खिड़की से बाहर हाथ निकालें, आप वैसी फोर्स नहीं महसूस करेंगे जो आप किसी ज़्यादा वेलोसिटी पर 120 पर, 150 पर, 160 पर गाड़ी चल रही हो और फिर आप शीशे से हाथ बाहर निकालते हैं, आप एक फोर्स महसूस करते हैं। इसका मतलब है स्पीड डिपेंडेंट भी है। यानी 3 चीज़ें हो गई हैं। ड्रैग फोर्स जो डिपेंड कर रही है उस ऑब्जेक्ट जिसको मूव करवा रहे हैं उसके साइज़ पर डिपेंड करती है, उसकी क्या लेते हैं जो शेप है इस पर डिपेंड करती है, और उसकी स्पीड पर डिपेंड करती है। 4 चीज़ें जो है ये तो ऑब्जेक्ट के ऊपर है कि किस तरह का ऑब्जेक्ट जो है फ्लूइड में से फ्लो करवा रहे हैं। चौथा फैक्टर एक ये भी है कि जिस फ्लूइड में फ्लो करवाया जा रहा है वो फ्लूइड भी डिपेंड करता है, उसकी नेचर भी डिपेंड करती है कि ड्रैग फोर्स कैसी होगी। अगर आपका मटेरियल ज़्यादा विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो फिर ऑब्जेक्ट जो उसमें फ्लो करता हुआ जा रहा है उसको ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, वो ज़्यादा मिलेगी। देखिएगा, मैंने इस बात को यूँ लिखा है कि ड्रैग फोर्स डिपेंड्स अपॉन साइज, शेप एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट।
यानी जिस ऑब्जेक्ट को मूव करवाया जा रहा है उसकी ये 3 प्रॉपर्टीज बता दी। और चौथी क्या बताई है कि आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की जो नेचर है, नेचर ऑफ फ्लूइड को हम ऐसे एक सिंबल है ईटा इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी वो मटेरियल ज़्यादा विस्कस होगा, उसके इंटरनल फ्रिक्शन जो है लेयर्स के दरमियान वो ज़्यादा होगी। तो ये मेरे पास 2 डेफिनेशन आ गए। अब इसी बात में से ड्रैग फोर्स में से एक स्पेशल केस डिज़ाइन किया, एक स्पेशल सिचुएशन निकाली जिसको बेसिकली हम स्टोक्स लॉ भी कहते हैं। ये स्पेशल केस क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट जिसको आप फ्लूइड में मूव करवाना चाहते हैं उसकी जो शेप है वो स्फीयर लें, लाइक अ बॉल स्फीयर लें, और वो एक इंटरमीडिएट स्पीड्स पे मूव करे। मतलब इंटरमीडिएट स्पीड मतलब है बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी पर उसको नहीं होना चाहिए, लो वेलोसिटी के ऊपर, दरमियानी सी वेलोसिटी के ऊपर जब वो मूव कर रहा होता है उस वक्त दो कंडीशन अप्लाई की हैं। एक तो शेप उसकी स्फीयर होनी चाहिए, दूसरा मैंने क्या कहा है कि उसकी जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, नॉट वेरी हाई वेलोसिटीज के ऊपर, यानी स्लो वेलोसिटी के ऊपर, लो स्पीड के ऊपर हम इस फार्मूला को क्या करते हैं वो अप्लाई करते हैं। अगर हम इस फार्मूला को उस पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन, ड्रैग फोर्स की एक इक्वेशन हमारे पास ड्राइव होकर आती है। वो क्या है जी, FD = 6 पाई ईटा RV। इसका नाम है स्टोक्स लॉ। ठीक है, जो क्या है जी, याद रखिएगा कि ये आपके पास स्फीयर शेप होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की जिससे मूव करना है, और उसकी ये जो स्पीड है जिसके साथ वो मूव कर रहा है ये भी लो वेलोसिटीज होनी चाहिए, लो स्पीड होनी चाहिए। तो फिर इस फार्मूला से पता लग रहा है कि देखें जो बातें ऊपर लिखी थी, ड्रैग फोर्स रेडियस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मीन साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है मटेरियल की नेचर उस पर भी डिपेंड कर रहा है। साथ में इसमें तीसरा फैक्टर हमारे पास आ रहा है कि ड्रैग फोर्स जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन लिखना ज़रूरी है क्योंकि स्टोक्स लॉ इसी तरह एप्लीकेबल है कि अगर ये कंडीशन होगी तो फिर ये फार्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं। वो कंडीशन क्या कि एट वेरी हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर ड्रैग फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी वो जो ड्रैग फोर्स की ये इक्वेशन है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं रहती। रिजल्ट्स आपके पास जो है वेरी होना, प्रैक्टिकली रिजल्ट्स जो हैं वो आपके थ्योरेटिकल रिजल्ट्स के साथ क्या हो जाएंगे, वो वेरी होना शुरू हो जाएंगे। अब ये 3 बातें हमने यहाँ पे सीखी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता होता है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्या चीज़ है जी, फ्लूइड के फ्लो के दौरान एक टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है ऑब्जेक्ट। ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है जी, टर्मिनल वेलोसिटी की पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बल्कि कैसे करते हैं, पहले इसको हम प्रूव करते हैं ये बात क्या है, देन स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, क्या स्टेटमेंट इस तरह की बन रही है कि नहीं बन रही। सपोज करते हैं जी, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर बॉडी है और इस स्फीयर बॉडी की मैस की वैल्यू बहुत थोड़ी है, लाइक आप फोग ड्रॉपलेट और वाटर ड्रॉपलेट ले सकते हैं जिसको आप एयर में मूव करवा लें, या किसी भी ऑब्जेक्ट करें। यहाँ पर जो है सपोज कर लें कि ये मेरे पास जो है ना जो ऑब्जेक्ट मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये फोग है, फोग का डस्ट जो है ना पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल जो है जब ये एयर में नीचे की तरफ फ्री फॉल करता है, तो ये इसकी मैंने फ्री फॉल मोशन पे बात कर रहा हूँ। फ्री फॉल जब मोशन कर रहा है तो इसके ऊपर 2 तरह की फोर्सेस लग रही हैं। एक तो ग्रेविटेशनल पुल है, वेट है, जिससे ये क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। दूसरा, जब ये किसी फ्लूइड में फ्लो कर रहा होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में फ्लो करता है उसको एक ड्रैग फोर्स मिलती है। इसका मतलब है जब ये फ्लूइड में फ्लो करता हुआ नीचे आ रहा होगा इसको अपवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिंग डायरेक्शन के अंदर क्या होगी, एक ड्रैग फोर्स मिलेगी। अब ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। जब आपने इस ड्रॉपलेट को छोड़ना है उस वक्त तो स्पीड बहुत थोड़ी है, इसका मतलब है ड्रैग फोर्स की वैल्यू बहुत थोड़ी होगी। लेकिन जैसे जैसे ये ग्रेविटेशनल पुल इसको नीचे खींचती जाएगी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो इसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बट वेट तो कांस्टेंट है, वेट तो इतनी जगह पर या थोड़ी सी हाइट पर वेट तो वेरी नहीं करता, लेकिन मोशन के दौरान इसकी जो क्या कहते हैं ड्रैग फोर्स है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई है। अब ये दोनों फोर्सेस इसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, डायरेक्शन इन दोनों की ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आएगी, हम बड़ी वाली फोर्स में से छोटी वाली फोर्स को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट फोर्स आ जाएगी।
इसका मतलब है कि वेट में से ड्रैग फोर्स माइनस करते जाएं तो नेट फोर्स आना शुरू हो जाएगी, जो हम देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता कम होगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है। तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा, कुछ टाइम गुजरने के बाद ऐसा होगा कि ये वाली जो फोर्स की वैल्यू है ये वेट की वैल्यू के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये इंक्रीज कर रही है, स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। जैसे ही ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में तो अपोजिट है ही है, जैसे ही होंगी आपके पास नेट फोर्स क्या बन जाएगी, जीरो, वेट माइनस ड्रैग फोर्स। जब नेट फोर्स जीरो हो गई, इसका मतलब है फोर्स जो लगी शुरू में वो आस्ता आस्ता कम होती 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 नेट फोर्स इस सिचुएशन पर जब ये दोनों बराबर हो गए, नेट फोर्स क्या हो गई, खत्म हो गई। इसका मतलब अब इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या हो गई हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गई हैं, डायरेक्शन में अपोजिट है, कैंसिल आउट हो गया। तो फिर उस वक्त जो एक्सेलेरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म। देखें, अगर आपके पास इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो गई है, तो इसका मतलब है इस वक्त जो इसका एक्सेलेरेशन है, जिसको मैं नेट एक्सेलेरेशन कहता हूँ, वो भी जीरो हो गया। अब किसी भी सिस्टम का एक्सेलेरेशन जीरो हो जाए तो उसका मतलब है उसकी वेलोसिटी में चेंज आना खत्म हो गया, उसकी वेलोसिटी में चेंज आना ख़त्म हो गया। या यूं दूसरी बात कर लें कि उसकी जो वेलोसिटी अब हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। शुरू में वेलोसिटी ज़ीरो थी, वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई, एक ख़ास पॉइंट पर जब ये दोनों बराबर हुए तो वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गई। वेलोसिटी है जिससे ये डाउनफॉल कर रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। इसका मतलब है यहाँ पर एक्सेलेरेशन जीरो हो गया, यानी यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो गई है, वो जीरो हो गई। तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है, जो मैंने यहाँ समझाई है, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को फिर हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी को मैंने सेपरेट आउट किया, सिंपल यहाँ से इसको यहाँ ला के प्लस किया और बाकी फैक्टर से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये मैस है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है ड्रॉप का या किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट का मैस है, ये इतनी सारी से मेजर नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम कर लें तो कोई इशू नहीं है। तो अब इस एक्सप्रेशन को, टर्मिनल वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ मैस की बजाय हम इसकी डेंसिटी की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये छोटी सी आयरन बॉल हो सकती हैं, ठीक है, किसी लिक्विड में से आप फेंक दें, ग्लिसरीन में फेंक दें, आप कोई जो है ना क्या कहते हैं कंक्रीट की बॉल बना के फेंक दें, आप जो है क्या कहते हैं स्टील की बॉल बना के फेंक दें, तो सारे के सारी स्फीयर्स भी हैं और छोटे छोटे मैसेज हैं, इनका एक रेडियस है। तो इस अगर हमें मैस और रेडियस पता हो तो हम बता सकते हैं किस टर्मिनल वेलोसिटी को वो अटेन करेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमें डेंसिटी का पता हो, ठीक है, यानी दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके मैसेज सेम है बट डेंसिटी वेरी कर रही है, तो फिर हम उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इस मैस का ये फार्मूला जो आपने डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी से कैलकुलेट किया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैस बना, मैस को यहाँ पुट किया और उसको मैंने सॉल्व किया है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये बन गया। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को थोड़ा डिटेल में और बताता हूँ, लेकिन आप साथ आएँ। मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करें, जो सारी हमारे कॉन्सेप्ट को जो है ना कहते हैं एक्सप्लेन कर रहा है। देखें, टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ना शुरू होगी। एक प्रोपोर्शनैलिटी है, स्टार्ट में क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी है। उसकी वजह यह है कि लो स्पीड्स के ऊपर, लो वेलोसिटी के ऊपर ड्रैग फोर्स और जो वेलोसिटी है क्या आपस में क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, तो प्रोपोर्शन होती हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, एक ऐसा टाइम आया जिस टाइम के बाद इसकी स्पीड में इजाफा होना ख़त्म हो गया, यानी स्पीड क्या हो गई है, इसकी कांस्टेंट हो गई है। इस कांस्टेंट स्पीड का नाम क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये दो बातें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी के दो एक्सप्रेशन है और दोनों ही सही हैं, दोनों ही एप्लीकेबल है। बस फ़र्क ये है कि जब आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन हो जिसमें डेंसिटी आपके पास कांस्टेंट है लेकिन मैस क्या है, डिफरेंट है, तो आप ये रिलेशन लगाएं और आप बता सकते हैं कि इसके मुताबिक जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शन आ रही है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है, ये आपके पास कंडीशन गिवन है। इस कंडीशन को आप समझें, क्या है जी, कि अगर आपके पास
डेंसिटी दो मटेरियल की कांस्टेंट है लेकिन उनका मास मुख्तलिफ है, उसकी आप टर्मिनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो फिर आप इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। इस तरीके से अगर इस रिलेशन पे आए तो इस रिलेशन के अंदर ऐसा है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट के जो मैसेज गिवन है वो मैसेज क्या हो, वो आपके पास कांस्टेंट हो या सेम हो, क्या हो, सेम हो। यहाँ पर भी सेम लफ्ज़ लिखना चाहिए, बेहतर है क्योंकि दो ऑब्जेक्ट की बात करें ना तो सेम है, ठीक है, लेकिन उनकी जो डेंसिटी है वो क्या हो, वो डिफरेंट हो, तो फिर इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी आर के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगी, ना के इनवर्स। यहाँ पर क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन है। बट इन केस ऑफ दिस कि आपका मास सेम रहे दो ऑब्जेक्ट का बट डेंसिटी मुख्तलिफ हो तो टर्मिनल वेलोसिटी स्क्वायर के क्या आ जाएगी, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसके लिए कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप इसको कमेंट करें, ताकि इसके लिए फिर जो क्वेश्चन की वीडियो है वो मैं इस चैप्टर के एंड पर जितने भी क्वेश्चंस आ जाएंगे उसको क्वेश्चंस को लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबके सामने जो है ना वो डिस्कस हो जाएं। बहुत शुक्रिया।